ताकाहाशी और रोडनी हिल्टन प्रतिस्पर्धा में। मार्क्सवादी आर्थिक इतिहासकार कोहाचिरो ताकाहाशी ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि इस विवाद को इंग्लैंड मामले से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जहां यूरोपीय महाद्वीप में सामंतवाद का अनुभव शामिल हो। ताकाहाशी ने स्वीजी द्वारा सामंतवाद की एक आत्मनिर्भर बंद अर्थव्यवस्था के रूप में अवधारणा को अस्वीकार किया, जो विनिमय की बजाय केवल उपयोग के लिए उत्पादन किया करती थी। वस्तुओं का उत्पादन और प्रसारण सामंत पद्धति सहित विभिन्न उत्पादन पद्धतियों में किया जाता था। यह जानना आवश्यक है कि उत्पादों का कैसे उत्पादन किया जाता था। वैसे तो ताकाहाशी ने डॉब के दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन किया कि सामंतवाद का पतन आंतरिक कारकों के कारण हुआ, जैसे वर्ग संघर्ष, न कि बाहरी कारकों के कारण जैसे व्यापार। लेकिन ताकाहाशी के अनुसार डॉब की सामंतवाद की परिभाषा इस संदर्भ में अपर्याप्त थी कि उन्होंने तुरंत अपनी परिभाषा को सामंत भू संपत्ति और कृषि दास्ता से शुरुआत की अमूर्त धारणाओं से की। लेकिन जैसे मार्क्स ने अपनी पूंजी के विश्लेषण को वस्तुओं के साथ आरंभ किया था, उसी तरह सामंतवाद का विश्लेषण भी पश्चिमी सामंतवाद का मूलभूत सामाजिक इकाइयों से आरंभ होना था, यानी वर्गेट, कुटीर, छोटा भूखंड, सामूहिक अधिकार, ग्राम समुदाय और जागीर सेन्योरी से। वह जागीर थी जो अन्य दो मूलभूत इकाइयों पर हावी थी, और वह उत्पादकों से सामंती, लगान और श्रम की लामबंदी के माध्यम से अधिशेष के निष्कर्षण निकासी का आधार बनी। रोडनी हिल्टन ने भी स्वीजी के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया और उन्होंने यह तर्क दिया कि लंबी दूरी का व्यापार सामंतवाद के पाइन के लिए जिम्मेदार नहीं था। स्वीजी का दृष्टिकोण तथाकथित पिरेन के शोध प्रबंध पर आधारित था। हेनरी पिरेन मध्यकाल के प्रसिद्ध बेल्जियम के इतिहासकार थे। उन्होंने यह दावा किया कि पश्चिम की आर्थिक गिरावट पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विनाश के साथ मेल नहीं खाती थी, बल्कि 8वीं शताब्दी में मुस्लिम कब्जे के परिणाम स्वरूप भूमध्य सागर के साथ मेल खाती थी। इसके विपरीत पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार 11वीं शताब्दी के धर्म युद्धों के दौरान भूमध्य सागर के दोबारा खुलने के साथ आरंभ हुआ। पिरेन के खिलाफ हिल्टन ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि रोमन साम्राज्य का पतन पश्चिम में व्यापार के विघटन के कारण नहीं हो जाता, बल्कि आंतरिक कारकों के परिणाम स्वरूप हुआ था। 3री शताब्दी से शुरू होते हुए रोमन साम्राज्य में विनिमय और व्यापार के लिए उत्पादन में पतन आंतरिक आर्थिक और जनसांख्यिकी कमजोरी के परिणाम स्वरूप आरंभ हुआ था, जो रोमन राजनीतिक सत्ता के पतन से पहले सैकड़ों सालों तक चला। यह भूमध्य सागर में अरब घुसपैठ की वजह से नहीं हुआ था। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप में आंतरिक कारकों ने धर्म युद्ध शुरू होने से पहले दूर के बाजारों के लिए उत्पादन में वृद्धि को जन्म दिया था। अगर सामंतवाद का विकास आंतरिक कारकों और प्रक्रियाओं की वजह से हुआ, तो उसका पतन भी आंतरिक कारकों की वजह से ही हुआ था। हिल्टन ने कांप की तरह इस विचार का समर्थन किया कि सामंतवाद का पतन आंतरिक वर्ग संघर्ष के कारण हुआ था। यह सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था और यह उत्पादन की शक्तियों के विकास पर निर्भर था। अपने गतिशील तत्वों के रूप में सामंती कुलीनजनों और किसानों के माध्य वर्ग संघर्ष ने एक बरण में सामंतवाद उत्पादन पद्धति के उत्कर्ष को जन्म दिया था और दूसरे चरण में उसी पद्धति के पतन को। कुलीन और राजकुमार एक दूसरे के साथ अपने लगान की आय को अधिकतम करने के प्रयास में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में व्यस्त थे। परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए लगान की खोज ने सर्वप्रथम तकनीकी नवाचार, व्यापार और वाणिज्य के विकास और उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित किया, और केवल बाद में जाकर इस खोज ने सामंतवाद के पतन में योगदान दिया। हिल्टन ने जब सामंतवाद अपनी विकास की चरम सीमा पर था, तब उत्पादन की शक्तियों के विकास को रेखांकित 27 किया। इन कारकों के मध्य अंतःक्रिया, जिसमें बाजार के लिए उत्पादन वृद्धि शामिल थी, ने किसानों के बीच बढ़ते सामाजिक और वर्ग विभेदीकरण को जन्म दिया। अमीर किसान अपनी भूमि जोतों के आकार को बढ़ाने में सक्षम थे। उन्होंने अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया, जो ज्यादातर भूमिहीन किसानों से गठित थे, बजाय छोटे भूमिधारकों से। समृद्ध किसान सामंती कुलीनजनों द्वारा बढ़ती लगान की मौकों से अप्रसन्न थे, और इस नाराजगी को छोटे और गरीब खेतीहरों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ज्यादा लगान की मांग आर्थिक वृद्धि पर प्रतिबंध लगाती थी, और यह मांग सामान्य रूप से छोटे किसानों के निर्वाह और आजीविका को कम कर रही थी। 14वीं शताब्दी में लगान के लिए संघर्ष तीव्र हुआ और अपने चरम पर पहुंच गया था। लगान में गिरावट आई और राज्य कराधान, युद्ध और लूट और नगद भुगतान में लगान के रूपांतरण से इसकी आपूर्ति केवल आंशिक रूप से ही कर पाए। सामंती लगान उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं रह गया था, और सामंती भूस्वामियों को अपने निरंतर अस्तित्व के लिए अंततः राज्य की उभरती हुई शक्ति पर निर्भर होना पड़ा। अपने सामंती स्वामी की जागीर भूमि पर श्रम के लिए बाध्य काश्तकारों की संख्या और लगान के मूल्य, जिसका अब मुख्य रूप से नगद में भुगतान किया जाता था, में कमी आई। कुल मिलाकर सामंती भूस्वामियों का अपने काश्तकारों पर कानूनी दावा कमजोर हो गया था।
मुद्रा में लगान ने जागीर में अमीर और गरीब जनसंख्या के सामाजिक स्तरीकरण बढ़ाने को सहयोग दिया। भूमि की बिक्री और खरीद आरंभ हुई, जिसने एक भूमि बाजार के निर्माण को जन्म दिया। जागीर में समृद्ध किसानों की जोतों का अन्य सबकी कीमत पर विस्तार हुआ। अधिकतम किसानों को मजदूरी का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। समृद्ध किसान और निचले स्तर के कुलीन एक अधिकाधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में सबसे कुशल उत्पादक थे, जिसने पूंजीवादी रूप लेना आरंभ